नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पीयर। तो अभी हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस। और यूनिट 3 में जो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस से। ठीक है, सो ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए देखिए, द ट्रांजिएंट रिस्पांस is the circuit's temporary response that will die out with the time। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस ये सर्किट का एक टेम्पररी तत्कालीन रिस्पांस होता है, जो कि वो कुछ देर के बाद जो टाइम के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, द ट्रांजिएंट रीजन where the signal are highly dependent on the time देयर इज नो वोल्टेज और करंट सोर्सेज। ठीक है, तो ट्रांजिएंट टाइम के दौरान कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, वो एक प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, ट्रांजिएंट रीजन जो है वेयर द सिग्नल आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टाइम, जो कि टोटली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होता है ट्रांजिएंट। एंड दिस रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल रिस्पॉन्स। देखिए, इस रिस्पॉन्स को नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो ये जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, इसी को दूसरे नाम नेचुरल रिस्पॉन्स से भी हम लोग जानते हैं। Transient solution. Transient solution is a solution of the homogeneous equation, so only complementary function exists। तो जो आपका ट्रांजिएंट सॉल्यूशन होता है वो केवल उसका जो सॉल्यूशन होता है वो केवल होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसा और किसको बोलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है वो भी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, दूसरा जो हम लोग का है वो है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो ये जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है, ये दो ही चीज होता है। देखिए, या तो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा या स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा। तो जब भी आप कैपेसिटर या इंडक्टर देखते हैं तो वहां पे हम लोग इसी दो चीज की बात करेंगे, या तो ट्रांजिएंट रिस्पांस या नहीं तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस। देखिए, द स्टेडी स्टेट रिस्पांस इज द सर्किट्स परमानेंट रिस्पांस। तो आपका जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है वो सर्किट का परमानेंट रिस्पांस होता है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल एक्साइटेशन, जो कि अप्लाई करते हैं किसके द्वारा, एक्सटर्नल एक्साइटेशन, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जो भी लगाते हैं एक्सटर्नल एक्साइटेशन के द्वारा ये अप्लाई किया जाता है, और ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, द स्टेडी स्टेट रीजन वेयर द सिग्नल आर टाइम डिपेंडेंट विच इज टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू द जीरो और पीरियोडिक। ठीक है, तो जो स्टेडी स्टेट रीजन होता है जहां पे हम जो है सिग्नल जो होते हैं वो किसकी पे डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सिग्नल इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो या नहीं तो जो है पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स्ड रिस्पॉन्स। तो जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है उसी का दूसरा नाम क्या है, फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टेडी स्टेट जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑल्सो, सो स्टेडी स्टेट का जो है सॉल्यूशन है ना, इज ए सॉल्यूशन ड्यू टू द सोर्स। वो सॉल्यूशन जो होता है वो किसके कारण, सोर्स के कारण होता है स्टेडी स्टेट में। ओके, तो जो कंप्लीट रिस्पांस हो गया किसी भी सर्किट का, जो कंप्लीट रिस्पांस हो जाएगा वो दो चीज पे होगा, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें। पहला जो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है, जो कि टेम्पररी पार्ट होते हैं, और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो कि परमानेंट पार्ट होते हैं। दोनों को मिलाते हैं तब जाकर के आप कंप्लीट रिस्पांस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझ गए, यहां से हम लोग ये समझे कि जो कंप्लीट रिस्पांस होता है वो बेसिकली दो तरह के फंक्शन से होते हैं। एक जो होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको पीएफ बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई बोलिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व जब कर रहे होते हैं तब आप ये चीज देखते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये चीज को आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्योंकि यहाँ जो है आपका इंडक्टर और कैपेसिटर यूज हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग बिल्कुल क्वेश्चंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस के मदद से भी सॉल्व करेंगे।
और हम लोग का इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में ही बनेगा, तो इसीलिए जो सॉल्यूशन उसका बनेगा ये इसी फॉर्म में, या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या नहीं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में, ठीक है। तो हम लोग जो दो चीज देखे, जो है पहला ट्रांजिएंट रिस्पांस देखे और एक देखे क्या स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट का ही दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पांस फंक्शन सीएफ, यानी इसी को नेचुरल रिस्पांस यानी तो जीरो इनपुट रिस्पांस। क्वेश्चंस में कभी कभी ये नया नाम भी रहता है, तो आपको जानना जरूरी है। और स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात करें तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होते हैं या उसी को फोर्स रिस्पांस या जीरो स्टेट रिस्पांस भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को आप सोल्व किए होंगे मैथ में, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ये सारा कुछ है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर जो देखिए, द लार्जेस्ट किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर वो होता है द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि आर एल और आरसी सर्किट जो होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है। देखिए दो दो चीज है, देखिए आर के साथ एक एल है ना, तो आर एल या नहीं तो आर सी, तो ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर जो होगा तो उसमें कम से कम दो, देखिए लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ द सेकंड ऑर्डर, ओके। दैट मीन्स आपका आर एल सी और एल सी। तो देखिए आर एल सी में दो आपका देखिए एल और सी दो तरह के जो है ट्रांजिएंट, दो तरह के आप कह सकते हैं एल और सी, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ये इंक्लूड है तो ये आपका सेकंड ऑर्डर बन जाएंगे, ठीक है। या नहीं तो एल सी भी केवल हो तभी वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग जो देखे उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोग देखे वो ये देखे कि जो ट्रांजिएंट होते हैं वो हम देखते हैं बेसिकली डीसी एनालिसिस और एसी दो तरह के हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा डीसी एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। ये जो ट्रांजिएंट देख रहे हैं डीसी एनालिसिस में, जिसमें कि फर्स्ट टाइम डोमेन लैपलेस और सेकेंड टाइम डोमेन लैपलेस, ये जो हम लोग देखेंगे अभी। और जो इनिशियल कंडीशन होता है वो आपको इस तरीका से दिया रहेगा, ओके। तो ये इनिशियल कंडीशन के ऐसे फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा इनिशियल कंडीशन, ओके। पहले से ऐसा कैपेसिटर है, पहले से ऐसा इंडक्टर है, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। तो उसको लेकर के फिर हम उनके प्रॉपर्टी के थ्रू और तब जाकर के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द करंट in an 80 millihenry inductor increases from 0 to 60 milliampere. So how much energy is stored in the inductor? ये कह रहा है कि आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर में, इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो 80 मिली हेनरी है, ठीक है। एंड इसमें जो करंट इंक्रीज हो रहा है कहां से, फ्रॉम जीरो से लेके कितना 60 मिली एम्पियर, ओके। करंट इंक्रीज हो रहा है। सो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो आपको पता है कि एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जो होते हैं वो क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके 1/2 एल का वैल्यू पता है। एनर्जी जो स्टोर करता है इंडक्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सो क्या हो जाता है, हाफ एल का वैल्यू कितना है 80, और मिली का मतलब 10⁻³ इंटू आई स्क्वायर। तो आपका करंट कितना है 60 के 60 करंट 60 मिली एम्पियर है, तो 60 गुने 10⁻³ फिर 60 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है ना, तो दो बार हो गया, ओके। इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 40 दूना 80, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 छक्के 36 एंड 40, तो 40 गुने 36 और 36 पे 2 जीरो, ठीक है, इंटू 1 2 3, तो इन दोनों को एक रखिए, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। अब हम देखेंगे तो कितना होगा 36 चौका 6 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, है ना। इस पे 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो से प्लस और माइनस वाला कटा दीजिए, तो इतना आपका हो जाएगा क्या, ये आपका मैक्रो में बन जाएगा, ठीक है। सो मैक्रो जूल, इतना आपका मैक्रो जूल बन जाएगा। सो 144 मैक्रो जूल बन जाएगा।
सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जो हो जाएगा 144 माइक्रो जूल। ओके, सो एनर्जी है तो उसका यूनिट जूल होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा क्या है। कह रहा है कि ए 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर having a charge of 20 microcoulomb is dissipated through a wire of resistance 5 ohm। तो जितना बात कहा उतना बात समझ गए। उसके बाद क्या है कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द वायर बिटवीन 25 टू 50 माइक्रोसेकेंड आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। तो पहले जो कह रहा है आधा आधा पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 5 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज डिसिपेटेड थ्रू ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। तो एक कैपेसिटर है जिसमें जो है एक रेसिस्टर के थ्रू कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और इसके थ्रू जो है आपका क्या हो रहा है, इसके थ्रू हीट डिसिपेट हो रहा है। रेसिस्टर के थ्रू क्या हो रहा है, हीट डिसिपेट हो रहा है। ओके, सो बट इस कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस पता है 5 माइक्रोफैराडे एंड इसका जो है चार्ज इस पे है दैट इज 20 माइक्रोकूलम। तो चार्ज है और कैपेसिटेंस है, चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस कैपेसिटर का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हमको कह रहा है और ये वायर जो है उसमें रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। वायर का रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो फाइंड द हीट डिसिपेटेड। तो हीट जो डिसिपेट होता है वो एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है। हीट जो डिसिपेट होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के फॉर्म में अभी जो डिसिपेट होगा, जैसे पहले हम लोग देखते थे तो उस तरीका से एनर्जी जो है हीट यहाँ पे क्या है कि जो कैपेसिटर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी ऐसे जाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके डिसिपेट होगा, तो वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो है आपको निकालना पड़ेगा क्या, तो आपका ये हो जाएगा कितना, देखिए T1 से T2 एंड P इंटू डी टी, ये होता है हीट डिसिपेटेड। तो हीट जो डिसिपेट होगा वो एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होगा कैपेसिटर से, और उसका जो वैल्यू है P इंटू डी टी। तो पावर जो होता है आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करते हैं। अब यहाँ जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सप्लाई करने वाला क्या है, वोल्टेज सप्लाई करने वाला एक कैपेसिटर है। और कैपेसिटर के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर है वो इनिशियल कंडीशन में कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है देखिए द वायर बिटवीन इतना आफ्टर आफ्टर द कनेक्शन आर मेड। इसका मतलब पहले वो ओपन था, तो इसका मतलब पहले से उस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो वो कितना वोल्टेज होगा, दैट इज द इनिशियल वोल्टेज। देखिए समझ में आपको आ रहा है कि क्वेश्चन कितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि हर पॉइंट को आप समझ पाए, क्वेश्चंस को पकड़ पाए कि ट्रांजिएंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में खुद कह रहा है आफ्टर द कनेक्शन आर मेड, इसका मतलब पहले ये ओपन था। तो ओपन था तो पहले से ही ये कुछ न कुछ वोल्टेज को कैप्चर करके रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ न कुछ पहले से वोल्टेज है। तो कैपेसिटर में Q इक्वल टू सी भी होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो Q अभी इनिशियल कितना है डिवाइडेड बाय C। तो इनिशियल का चार्ज कितना है आपका 20 माइक्रोकूलम, सो 20 10 के पावर माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय 5 माइक्रो, तो ये भी 10 के पावर माइनस 6, तो ये कट गया तो कितना बन गया 4, ठीक है। तो आपका कितना बन गया 4 वोल्ट। ओके, सो अभी जो है आपके पास कितना है कैपेसिटर पे इनिशियली कैपेसिटेंस 4 वोल्ट। कैपेसिटर वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियली कितना है 4 वोल्ट। ओके, दैट मीन्स कनेक्शन से पहले जो है वोल्टेज जो है कैपेसिटर पे कितना है वोल्टेज है 4 वोल्ट निकालिए हम लोग। इनिशियली ऐसा था, जैसे अब वायर को जोड़ेंगे तो वायर को जोड़ेंगे तो वो टाइम के साथ उसका वोल्टेज, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ घटता जाएगा, क्योंकि उसका जो चार्ज है वो करंट के थ्रू ऐसे करके रेसिस्टर से निकलता जाएगा हीट के रूप में। तो वो टाइम डिपेंडेंट हो गया ना। तो टाइम डिपेंडेंट के केस में किसी टाइम टी पे, क्योंकि ये कह रहा है कि 25 से 60 माइक्रो सेकेंड पे, तो कोई एक पर्टिकुलर जनरल टाइम आपको लेना होगा। तो उस टाइम पे कितना इस कैपेसिटर से जो है उस कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगा उस टाइम पे, तो हमें निकालना पड़ेगा किसी भी टाइम टी पे। सो वी ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो जाता है वी नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ।
ये फॉर्मूला होता है, हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है किसी टाइम टी पे कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर आरसी सर्किट का हो तो उस टाइप में यही हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे आता है मैं वहां पे बताऊंगा, अभी आप समझिए बस इतना। तो इनिशियल वोल्टेज कितना है 4 इंटू ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ। अब टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो इस वाले केस में तो एक ही आर है ना, 5 इंटू सी का वैल्यू कितना है, कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फराडे, तो ये माइक्रो दोनों मिल करके अब माइक्रो सेकेंड बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा टॉ का वैल्यू, ठीक है, 25 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है 25 रख लेंगे, ओके, माइक्रो के फॉर्म में यहाँ पे ये। तो ये बन गया आपका वी ऑफ टी। किसी टाइम टी पे इतना जो है वोल्टेज होगा, किसी टाइम टी पे जो है ये कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा वो इतना वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इस वोल्टेज को हम लोग यूज कर लेंगे कहाँ पे, यहाँ पावर। तो पावर इज इक्वल टू, ये देखिए पावर जो होगा रेसिस्टर में जो पावर जा रहा होगा तो वो क्या वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एक नया स्लाइड में जाते हैं अभी, ओके। सो आपका जो पावर है वो क्या है आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो अभी जो वोल्टेज आया है वोल्टेज वही वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज कितना है 4 ई के पावर माइनस टी अपॉन 25 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना है 5। आर का वैल्यू कितना है 5 ओम, ओके, ये 5 हो गया। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर लेंगे ना, ठीक है। तो ये 4 चौका 16 इंटू ई टू दी पावर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 टाइम्स, तो 2t बाई 25 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 5, ओके, ये पावर बन गया। तो अब हमें जो एनर्जी वाला जो देखे थे अभी हम लोग फार्मूला, यहाँ एनर्जी ई इक्वल टू T1 से T2 P इंटू डी टी, ओके। सो एनर्जी जो डिसिपेट होगा कैपेसिटर के रेसिस्टर के क्रॉस, एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 जो पर्टिकुलर टाइम है इंटू P इंटू डी टी। तो कितना से कितना टाइम कह रहे हैं, टाइम क्वेश्चन में कह रहे हैं 25 से 50 माइक्रो सेकंड में, तो टाइम भी माइक्रो सेकंड में है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीका से लिखेंगे 25 से 50 माइक्रो सेकंड में एंड 16/5 जो पावर आपका आया है ई टू दी पावर माइनस 2t बाई 25 इंटू डी टी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16/5 इंटीग्रेशन 25 से 50 ई के पावर माइनस 2t बाय 25 इंटू डी टी, ठीक है। तो अब देखिए ये तो 16/5 हो गया इंटू ई के पावर माइनस और टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस जो आपका 2t अपॉन 25 उतना ही होगा डिवाइडेड बाय टी के जो कॉफिशियंट है वो आपको नीचे आ जाता है, तो -2 इंटू ये फिर 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लिमिट फ्रॉम 25 टू 50, ओके, ऐसा हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना 25 बन गया और ये कटेगा तो 8 दूना 16, ये कितना बन जाएगा माइनस में 8 पंचे 40, तो -40 इंटू ई के पावर में अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो -2 इंटू टी की जगह क्या है 50 डिवाइडेड बाई 25 एंड माइनस ई टू दी पावर -2 इंटू टी के पावर कितना है 25 डिवाइडेड बाई 25, ओके, ये हो गया। अब ये 50 दूना हो जाएगा और ये कट जाएगा 25 तो आपका क्या आ जाएगा -40 इंटू ई के पावर -4 एंड माइनस ई के पावर -2, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू है ये पता होना चाहिए, तो -40 इंटू 1 अपॉन ई के पावर आप 4 कर लीजिए -1 अपॉन ई के पावर 2 कर लीजिए इस तरीका से, ठीक है। और -40 इंटू, अच्छा इस माइनस को अगर अंदर डाल देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो ई के पावर 2 माइनस ई के पावर 4 इस तरीका से आप कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ई के पावर 2 स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ई का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ई का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए जरा, ये जो स्क्वायर करेंगे ई का, तो आप लोग को कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए, वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, ये चलाने आना चाहिए। सो ई का जो वैल्यू होता है 2.71 होता है, 2 पॉइंट, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो ई मल्टीप्लाइड ई की करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 7.38 आ जाएगा, ठीक है।
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 40 इंटू 1/e² है ना, तो e² का वैल्यू इतना आ गया। और अगर हम इसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी ऐसे भी कर सकते हैं। सो आप एक ही बार में कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 ये आपका 39 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा आपका कितना, 54.598। ठीक है, आप देखिए यहाँ से एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एलसीएम भी ई के टर्म में एलसीएम भी लेके कटा सकते हैं। तो ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 0.0183। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये करीब 4.66 आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा, 5। ओके, सो ये आपका 5 आ जाएगा करीब करीब। सो एनर्जी जो है, हीट डिसिपेटेड जो हो जाएगा वो करीब करीब कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये आपका 5 माइक्रो में लिए थे ना, तो माइक्रो मान करके चले थे, तो ये हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, माइक्रो जूल में। ओके, तो मैं राउंड फिगर में लिया हूँ, ये 4.66 के करीब आ रहा है, बट मैं इसको राउंड फिगर में ले लिया हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली ये 4.66 माइक्रो जूल के टर्म में आएगा, बट मैं उसको राउंड फिगर में 5 ले लिया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो ए पार्ट ऑफ ए सर्किट इन steady state is shown, okay, in the figure. So find the energy stored in the capacitor. तो अभी कह रहा है कि ये एक पार्ट है किसका, स्टेडी स्टेट का। ये जो सर्किट दिख रहा है ये स्टेडी स्टेट का पार्ट है। तो आपको पता है कि जो स्टेडी स्टेट होता है उसमें कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट हो जाते हैं, ओपन सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है ना, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल बी फुल चार्ज। सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस कैपेसिटर एंड यू जस्ट, यहाँ पे क्या हमें बस वोल्टेज इसके क्रॉस चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब इस यहाँ पे ऐसे करके अगर आप घूम जाएंगे तब भी उतना ही बात होगा जितना इस वोल्टेज, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तब हमें वोल्टेज निकालने के लिए करंट पता होना चाहिए। देखिए इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1, तो इसमें जाने वाला करंट 3 एम्पियर हो जाएगा। और 3 एम्पियर होने के बाद यहाँ देखिए इधर 2 चला गया, इधर से 1 गया। ठीक है, और इधर से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, और इधर 2 गया और इधर से 1 आ रहा है। इसका मतलब इस रास्ता में 1 एम्पियर आ रहा होगा, तभी ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 बना। इसका मतलब इधर कितना चला गया होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम लोग केवीएल लगा लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी जो होता है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो वोल्टेज अगर पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज। तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा कितना, 5 इंटू उसमें जाने वाला करंट 3 एंड प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू 1। तो ये कितना बन गया, 15 एंड प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 15 5 20। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2, एंड कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रो फैराड है, तो 4 माइक्रो इंटू वोल्टेज कितना हो गया, 20 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, सो 2 माइक्रो इंटू 2 दूना 4 पे 400, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। सो 800 माइक्रो जूल, ओके। सो 800 माइक्रो जूल, या फिर मिली में बोल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड 3 डेसिमल पीछे करेंगे तो 0.8 जो है आपका मिली जूल, ठीक है। इतना एनर्जी मिली जूल, इतना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, ओके। सो एनर्जी स्टोर्ड जो हो जाएगा कैपेसिटर में हाफ सी बी स्क्वायर से इतना हो जाएगा, ओके। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।